Welcome to our YouTube channel JPS Ratanmala Majhaulia, the best educational YouTube channel. Let's start studying. Hello students, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आज हम चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक पर हैं, वो है कोरोजन। कोरोजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संक्षारण। कोरोजन दरअसल एक केमिकल रिएक्शन है और चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर वन वे से क्लासिफाई करें तो केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और दूसरे वे से क्लासिफाई करते हैं तो बहुत सारे टाइप्स आते हैं केमिकल रिएक्शंस के। एक बार आप चैप्टर 1 को रिफर करेंगे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस का कंसेप्ट आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो कोरोजन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट वापस कभी भी रिएक्टेंट्स नहीं बना सकते, इसलिए कोरोजन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट, कोरोजन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें कोरोजन की तो ये है, इट इज द प्रोसेस और फिनोमेनन इन विच द आउटर मोस्ट लेयर or surface of a metal gets converted into its oxide, hydroxide or sulfide or carbonate, causing gradual destruction of the metal। मतलब कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेनन है जिस प्रोसेस में, जिस फिनोमेनन में, जिस केमिकल रिएक्शन में किसी मेटल का जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, एंटायर मेटल नहीं, ये ध्यान देना, यह अगर मेटल है तो पूरा का पूरा मेटल नहीं, इस मेटल का सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट लेयर क्या बना लेता है? अपना या तो ऑक्साइड बना लेता है, या फिर अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता है, या फिर अपना कार्बोनेट बना लेता है, या फिर अपना सल्फाइड बना लेता है। और जब इस मेटल का आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट सरफेस अपना ऑक्साइड या अपना सल्फाइड या अपना हाइड्रोक्साइड या फिर अपना कार्बोनेट बना लेता है तो इससे इस मेटल का धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लगता है, ये मेटल का ईटिंग अप चालू हो जाता है। उसी फिनोमेनन को, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन, यानी कि संक्षारण। अब बात समझ में आ गई? एंटायर मेटल नहीं, पूरा का पूरा मेटल यहां पर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा मेटल अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मेटल का सिर्फ आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट लेयर ऐसा हो रहा है, तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, यानी कि संक्षारण। अब है कि इसका कॉज क्या है? व्हाट आर कॉजेज ऑफ कोरोजन? कोरोजन आखिर होता क्यों है? एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर, एसिड्स और बेसेस एंड सैलाइन वाटर। अगर हम मेटालिक पार्ट्स को मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, अगर जैसे मेटालिक पार्ट है, जनरली आयरन का बना हुआ है, अगर हम इसको मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? मॉइस्ट एयर में छोड़ देने से इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट जो सरफेस है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के टच में आया, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के टच में आने से सिर्फ और सिर्फ इसका आउटर मोस्ट सरफेस और आउटर मोस्ट लेयर
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना मेटल ऑक्साइड बना लिया। यानी कि अगर आयरन का बना है तो आयरन ऑक्साइड बना लिया। ठीक उसी तरह अगर इसको सैलाइन वाटर के एक्सपोजर में छोड़ दिया, यानी कि सैलाइन वाटर के टच में आ गया, या फिर ये किसी एसिड या बेस के टच में आ गया, तब भी इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो या तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, या फिर अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा, या फिर अपना कार्बोनेट बना लेगा, या फिर अपना सल्फाइड बना लेगा, और वो कोरोजन हो जाएगा। डिपेंड करता है कि इस आउटर मोस्ट लेयर को मिल क्या रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर की सप्लाई मिल रही है तो ये अपना सल्फाइड बना लेगा, अगर कार्बोनेट की सप्लाई मिल रही है तो अपना ये मेटल कार्बोनेट बना लेगा, और अगर इसको वाटर की सप्लाई मिल रही है तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। डिपेंड करता है कि जो कंडीशन इसको मिल रहा है वो कौन सा है। और ये कोरोजन तभी होता है जब हम किसी भी मेटालिक पार्ट को ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, जहां उसकी मुलाकात मॉइस्ट एयर से हो जाती है, या फिर एसिड से हो जाती है, या फिर बेस से हो जाती है, या फिर सैलाइन वाटर से हो जाती है, तब इस मेटालिक ऑब्जेक्ट का कोरोजन हो जाता है। नेक्स्ट अब है कि एग्जाम्पल्स हम देखें कोरोजन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो कोरोजन के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर चांदी के जो भी आर्टिकल्स हैं, बेसिकली ज्वेलरी होती है, तो सिल्वर के आर्टिकल्स को अगर ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो ओपन एटमॉस्फेयर में जो सल्फर होता है उस सल्फर के साथ उस सिल्वर आर्टिकल का आउटर मोस्ट सरफेस, उस सिल्वर आर्टिकल का आउटर मोस्ट सरफेस, आउटर मोस्ट लेयर उस सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और इसे सिल्वर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है। तो हमको अपने सिल्वर ज्वेलरीज के ऊपर ब्लैक कोटिंग नजर आती है। तो ये हो गया सिल्वर का कोरोजन। ठीक उसी तरह कॉपर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कॉपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर हमको ग्रीन कोटिंग दिखने लगती है अगर हम उनको एटमॉस्फेरिक एयर में फ्री छोड़ देते हैं। ओपन एटमॉस्फेयर में फ्री जब छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर ग्रीन कोटिंग हमको दिखने लगती है। दरअसल जब मॉइस्ट एयर के टच में वो आता है या ओपन एटमॉस्फेयर के टच में आता है तो कॉपर का जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो आउटर मोस्ट सरफेस है, वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, और इसी कॉपर कार्बोनेट का कलर है ग्रीन, यानी कि उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हमको नजर आने लगती है। सिल्वर सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक, इसीलिए सिल्वर आर्टिकल्स पर हमको ब्लैक कोटिंग दिखती है। जनरली सिल्वर का कलर व्हाइट होता है, लेकिन सिल्वर सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। जनरली कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन उसके ऊपर जो कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग चढ़ जाती है, उस कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग की का जो कलर है वो ग्रीन होता है। तो ये हो गया कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक उसी तरह आयरन को जब हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं या फिर एसिड या बेस या सलाइन वाटर के टच में आने के लिए उसको छोड़ देते हैं, तब उस आयरन के आर्टिकल के ऊपर क्या बन जाता है? ब्राउन फ्लेकी कोटिंग चढ़ जाती है। ब्राउन फ्लेकी कोटिंग चढ़ जाती है। वो जो ब्राउन कलर की फ्लेकी कोटिंग होती है वो दरअसल है आयरन ऑक्साइड। अभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है, मेरे पास यही फिलहाल एक एग्जांपल अवेलेबल था आपको दिखाने के लिए। सिल्वर और कॉपर अवेलेबल नहीं था, मेरे पास से आयरन ही था। तो ये आयरन का एक ऑब्जेक्ट है, और जब इस आयरन ऑब्जेक्ट को यूं ही ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया गया था, ये आयरन ऑब्जेक्ट जब मॉइस्ट एयर के टच में आया है तो इस आयरन ऑब्जेक्ट का आउटर मोस्ट सरफेस
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये अपना आयरन ऑक्साइड बना लिया है, और उस आयरन ऑक्साइड को हम जनरली रस्ट कहते हैं। आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, एक अलग नाम दे दिया गया है। कोरोजन ऑफ आयरन को एक अलग से नाम दे दिया गया है, वह है रस्टिंग। और आयरन आर्टिकल्स के ऊपर आयरन ऑक्साइड की जो कोटिंग चढ़ जाती है उसको हम कहते हैं रस्ट। और उस आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्राउन फ्लेकी कोटिंग इसके ऊपर चढ़ गई है, यानी कि कोरोजन ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। नेक्स्ट, अब है अफेक्ट्स। अगर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स का कोरोजन हो जा रहा है तो उसका उसके ऊपर अफेक्ट क्या होता है, क्या बुरा असर पड़ता है। तो जो मेटल की क्वालिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है और साथ में मेटल वीक हो जाता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं ये मेटल की क्वालिटी डिक्रीज हो चुकी है। ये आयरन ऑब्जेक्ट जो पहले था उसकी जो उस वक्त क्वालिटी थी, आज अभी इस वक्त उसकी वो क्वालिटी नहीं है, इसकी क्वालिटी डिक्रीज हो चुकी है और यह वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। अब आपके ध्यान में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये वीक कैसे हो गया। वो इसलिए हो गया कि जब ये आयरन ऑब्जेक्ट मॉइस्ट एयर के टच में आया तो इसका आउटर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कंबाइन करके आयरन ऑक्साइड बना लिया, यानी कि रस्ट बना लिया। अब वो जो आयरन ऑक्साइड की लेयर बनी, इनर जो आयरन है उसके अंदर जो मेटल है यानी कि आयरन है उसके साथ उसका बॉन्डिंग खत्म हो गया, बॉन्डिंग टूट गया, बॉन्डिंग ब्रेक हो गई। यानी कि अब जो आयरन ऑक्साइड का लेयर बना, रस्ट का जो लेयर बना है वो कभी भी झड़ जाएगा। जरा सी कहीं से टाइपिंग होगी ठीक झड़ जाएगा। पता नहीं आपका कैमरा कैच कर पा रहा है या नहीं। इसको हम जब टाइपिंग कर रहे हैं तो इसमें से कुछ लेयर्स नीचे झड़ रहे हैं, या फिर अगर इसके ऊपर कहीं से किसी चीज से रबिंग हो गई, रगड़ हो गई जैसे ये, तो ये पूरा झड़ जाएगा। ये देखिए मेरे हाथ में लग रहा है, ये आयरन ऑक्साइड ही लग रहा है। अगर कोई आदमी इसको सपोर्ट करके ऐसे खड़ा भी हो गया और बातें कर रहा है, थोड़ी देर बाद कहता है धत्तिर के हाथ में क्या लग गया, फिर हाथ में से झाड़ता है। दरअसल वो रस्ट झाड़ता है, जंग झाड़ता है, उसके हाथ में जंग लग गई, रस्ट लग गई, आयरन ऑक्साइड लग गया। यानी कि इसका एक परत या तो ब्लोइंग एयर की वजह से या फ्लोइंग वाटर की वजह से या किसी के टच करने की वजह से, किसी रबिंग की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से या किसी तरह की टैपिंग की वजह से वो लेयर झड़ जाता है, गिर जाता है, अलग हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि अब एक बार फिर फ्रेश मेटल का लेयर ओपन एटमॉस्फेयर के सामने, मॉइस्ट एयर के सामने आके खड़ा है, और एक बार फिर से वो जो फ्रेश लेयर आया, मेटालिक लेयर आया, उसका भी वही हाल होगा। कुछ टाइम गैप के बाद धीरे धीरे वो भी एटमॉस्फेरिक एयर के साथ कंबाइन करके वो अपना मेटल ऑक्साइड बनाएगा, या फिर अगर अदर कंडीशंस मिले हैं तो मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एक बार फिर से उसकी बॉन्डिंग नीचे वाला लेयर से खत्म हो जाएगी, वो फिर किसी कारण से वो झड़ जाएगा, चाहे टैपिंग के कारण या ब्लोइंग विंड के कारण, फ्लोइंग वाटर के कारण या फिर किसी रबिंग के कारण, और एक बार फिर से फ्रेश जो मेटालिक लेयर है वो ओपन एटमॉस्फेयर के सामने आ जाएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ग्रेजुअली चलता रहेगा, लेयर बाय लेयर मेटल झड़ता रहेगा। उसी को हम कहते हैं ईटिंग अप ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को खाया जा रहा है धीरे धीरे, और वो झड़ जाएगा और ये और थिनर और थिनर और थिनर होता चला जाएगा, यानी कि वीक होता चला जा रहा है, इसका स्ट्रेंथ कम होता चला जा रहा है, यानी कि मेटालिक ऑब्जेक्ट वीक होता चला जा रहा है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। तो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारी चीजों में मेटल्स का इस्तेमाल होता है। अब मैं इसको साइड कर दे रहा हूं। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं
जिसमें हम मेटल्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, किसी भी तरह का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तरह तरह के मेटल्स का यूज होता है और सबसे ज्यादा तो यूज आयरन का होता है। आप एक मामूली घर बनाते हैं, पिलर जब डालते हैं तो पिलर के अंदर सरिया यानी कि लोहे की रॉड छड़ें डाली जाती होंगी, वो आयरन की बनी हुई है, मेटालिक है। घर में विंडोज के जो फ्रेम होते हैं, वेंटिलेटर्स के कई बार फ्रेम्स होते हैं, डोर्स हैं, उनमें मेटालिक थिंग्स यूज होती है। जब आपके घर के छत की ढलाई होती है तो बिना सरिया की तो ढलाई होती नहीं है, वो तो आयरन का ही बना हुआ है। तो हर तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क में, छोटा से छोटा मकान हो, बड़ा से बड़ा मकान हो, हर तरह के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में मेटल्स का यूज होता है और सबसे ज्यादा आयरन का यूज होता है। डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें मेटल्स का यूज होता है। ब्रिजेस का, फ्लाईओवर्स का, ओवर ब्रिज का, इनका जब कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी मेटालिक आइटम्स का इस्तेमाल होता है। व्हीकल्स में मेटालिक आइटम्स होते हैं, लगभग पूरा का पूरा व्हीकल है, थोड़े बहुत पार्ट्स नॉन मेटालिक होते हैं पर मोस्ट जो पार्ट्स होते हैं व्हीकल्स के वो तो मेटालिक ही होते हैं। चाहे वो कोई भी व्हीकल हो, रोड व्हीकल हो, एयर व्हीकल हो या वाटर व्हीकल हो, कोई भी तरह का व्हीकल हो या रेल व्हीकल हो यानी कि ट्रेन, उन सभी में सबसे ज्यादा मेटल्स का यूज होता है। हमारे बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं जो कि मेटालिक होते हैं, किसी ना किसी मेटल का यूज होता है और सभी मेटल्स में सबसे ज्यादा यूज आपने आयरन का देखा होगा। तो जब हमारे लाइफ में यूज होने वाले ज्यादातर चीजों में आजकल मेटल्स का यूज हो रहा है और मेटल्स में भी सबसे ज्यादा आयरन का इस्तेमाल हो रहा है, और अगर उस मेटल का कोरोजन होने लगे और कोरोजन ग्रेजुअली मेटल्स को वीक करता चला जाए, उसके क्वालिटी को डिक्रीज करता चला जाए, तो फिर क्या होगा? हेवी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मान लीजिए ये जो चीज हमने दिखाया अब ये वेस्ट हो गया, ये यूजलेस हो गया, अब ये काम का नहीं रहा, ये किसी भी क्लिनिक या किसी हॉस्पिटल के काम का नहीं रहा। आप इसकी शक्ल देख के पहचान रहे होंगे कि क्या चीज है, किस काम में आता होगा ये। तो अब ये किसी भी क्लिनिक या किसी भी हॉस्पिटल के यूज के लायक नहीं रहा, अब ये यूजलेस हो गया है, इसको फेंक दिया जाएगा। तो फिर से इसकी जगह नया खरीद के लाया जाएगा, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ या नहीं हुआ? फ्री में तो आएगा नहीं, दोबारा खरीद के पैसे लगेंगे, तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। अगर मान लीजिए ब्रिज में, डैम में, फ्लाईओवर्स में मेटालिक पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, और इस तरह से उन मेटल्स का हीटिंग अप होता रहा और ग्रेजुअली मेटालिक जो भी थिंग्स उसमें यूज की गई हैं, मेटालिक जो पार्ट्स हैं वो अगर वीक होते चले गए ग्रेजुअली और फिर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ही गिर गया, डिमोलिश हो गया, गिर गया, तो क्या होगा? प्रॉपर्टी का भी लॉस होगा और बहुत सारी लाइफ का भी लॉस हो सकता है। उसके नीचे दब के बहुत सारे लोग या तो मर जाएं या जिंदगी भर के लिए अंग से अपंग हो जाएं या फिर बुरी तरह से घायल हो जाएं, तो लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों होगी। ओशियन में जो शिप चल रहा है, सबमरीन चल रहे हैं, रेल पे जो ट्रेन चल रही है, रोड्स पे जो तरह तरह के व्हीकल चल रहे हैं, उन सभी में मेटालिक पार्ट्स है। अगर वो इसी तरह से वीक होते चले गए तो वहां भी कई तरह के एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होंगे और वो भी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी को कॉज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि हमको इस कोरोजन से बचने का कोई ना कोई उपाय लगाना तो पड़ेगा, और इसीलिए आपको कोरोजन पढ़ाया जा रहा है कि कोरोजन क्या है, कोरोजन क्यों लगता है, कोरोजन लगने का कारण क्या है, और अगर कोरोजन हो गया तो उससे हमको क्या अफेक्ट है, क्या नुकसान है। तो जब इतना सारा नुकसान है तो उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय तो हमको जरूर 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 लगाना होगा। तो अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? जिस कारण से कोरोजन हुआ है
हमें उसी कारण को दूर करना पड़ेगा, तभी हम अपने ऑब्जेक्ट को कोरोजन से बचा सकते हैं। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट में जो कोरोजन लगा था वो क्यों लगा और कैसे लगा? इस तरह से लगा कि ये ऑब्जेक्ट ओपन इन्वायरमेंट में, ओपन एटमॉस्फेयर में छूट गया था या पड़ गया था, पड़ा रह गया था। अब ये ऑब्जेक्ट मॉइस्ट एयर के टच में आ गया, या फिर ये ऑब्जेक्ट एसिड या बेस के टच में आ गया, या फिर ये ऑब्जेक्ट सलाइन वाटर के टच में आ गया, तो इसका कोरोजन हो गया। अगर जो आउटर एटमॉस्फेयर है, आउटर जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में या जिस एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट एयर है या फिर एसिड है या बेस है या सलाइन वाटर है, उस इन्वायरमेंट के और इस ऑब्जेक्ट के बीच में हम कोई एक दीवार खड़ी कर दें, एक ऐसी दीवार खड़ी कर दें ताकि वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो इसमें कोरोजन कॉज कर रहा है, वो वाला एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के टच में आए ही नहीं, तो फिर इसका कोरोजन नहीं होगा। इसी तरीके से हम इसको कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो दीवार कौन सी हो सकती है? वो दीवार हो सकती है आयलिंग की, यानी कि अगर इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई आयल लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इस मेटालिक ऑब्जेक्ट और आउटर जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में आयल की लेयर आ गई, आयल की दीवार खड़ी हो गई। अब वो आयल उस आउटर इन्वायरमेंट को इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आने देगा, यानी कि मॉइस्ट एयर को या एसिड को या बेस को या फिर सलाइन वाटर को इस ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आने देगा। ना वो टच में आएगा, ना इसका कोरोजन होगा। इसी तरह से दूसरा उपाय है कि हम इसके ऊपर ग्रीसिंग कर दें, ग्रीस लगा दें। तो जब ग्रीसिंग करेंगे, ग्रीस लगा देंगे तो यहां पर ग्रीस की दीवार खड़ी हो जाएगी। फिर वो ग्रीस उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आने देगा, तो फिर इसका कोरोजन नहीं होगा। या फिर हम पेंटिंग कर सकते हैं, यानी कि इस ऑब्जेक्ट और उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में पेंट की लेयर, पेंट की दीवार खड़ी कर सकते हैं। इसकी जब हम पेंटिंग कर देंगे तब भी यह ऑब्जेक्ट सलाइन वाटर या एसिड या बेस या मॉइस्ट एयर के टच में नहीं आएगा और इसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक इसी तरह से हम इस ऑब्जेक्ट का गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है इसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ाना, यानी कि किसी वेसल में जिंक को मेल्ट कर दिया जाता है और जब वो जिंक मेल्ट होकर के अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तब मेटालिक ऑब्जेक्ट को उस वेसल में डाल करके और फिर निकाल दिया। ऑटोमेटिकली उस मेटालिक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से जिंक की परत चढ़ जाएगी, जिंक की लेयर चढ़ जाएगी और वो जिंक का जो लेयर है वो फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इस मेटालिक ऑब्जेक्ट के टच में नहीं आने देगा और इसका कोरोजन नहीं होगा। इसी प्रोसेस को, जिंक की कोटिंग चढ़ाने की प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसी तरह एनोडाइजिंग कर सकते हैं। एनोडाइजिंग के प्रोसेस में जैसे गैल्वेनाइजेशन में मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई गई, जिंक की लेयर चढ़ाई गई, उसी तरह एनोडाइजिंग में मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। यानी कि मेटालिक ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में अब हम एल्युमिनियम की दीवार खड़ी कर रहे हैं और वो भी वही काम करता है कि मेटालिक ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में नहीं आने देता, फिर कोरोजन नहीं होता है। अगला जो प्रोसेस है वो है मेटल प्लेटिंग। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोम। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड की मदद से इनके ऊपर ऐसे किसी मेटल की प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे कि अगर क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, यानी कि मेटालिक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं और उस प्रोसेस के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। यानी कि बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसके ऊपर हम क्रोम प्लेटिंग कर देंगे, यानी कि क्रोमियम की परत चढ़ा देंगे। अब वो जो क्रोमियम की परत चढ़ी है वो इस मेटालिक ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में नहीं आने देगा और फिर इसका कोरोजन
नहीं होगा। ठीक इसी तरह एक उपाय है एल्वाइंग का, यानी कि मेटल्स का अगर हम एल्वाय बना दें तब भी उनमें कोरोजन नहीं होगा। एल्वाइंग क्या है? एल्वाइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम 2 या मोर देन 2 मेटल्स या फिर उसके साथ नॉन मेटल्स मिला करके एक होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करते हैं। व्हाट इज एल्वाइंग? मेकिंग होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स एंड और नॉन मेटल्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर हम तैयार कर देते हैं। जब हम होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर देते हैं तो कोरोजन प्रॉन मेटल के साथ जब नॉन कोरोजन प्रॉन मेटल या नॉन मेटल होमोजेनियसली मिक्स हो जाता है तो फिर उस मेटालिक ऑब्जेक्ट का कोरोजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील। स्टील होता है एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। स्टील क्या होता है? एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन जो होता है प्योर आयरन वो वेरी सॉफ्ट होता है, वेरी फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वो ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बियर कर सकता। जरा सा भी लोड उसके ऊपर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो बेंड हो जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। खासकर जब उसकी हीटिंग हो जाती है तो उसकी बेंड होने की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाता है। इसलिए आयरन में हार्डनेस क्रिएट करने के लिए हम कार्बन के साथ उसकी एल्वाइंग करते हैं, है ना, यानी कि आयरन और कार्बन का होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर देते हैं तो हमको मिल जाता है स्टील। लेकिन इस स्टील में कोरोजन लग सकता है। कोरोजन ना लगे इसके लिए हमको बनाने की जरूरत है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस यानी कि जंग रहित, जिसमें जंग ना लगे, स्टेन ना लगे, रस्ट ना लगे, कोरोजन ना हो, वो वाला स्टील हमको तैयार करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो स्टील हमको मिला है उस स्टील में हम निकेल और क्रोमियम मिक्स करते हैं। यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन, कार्बन, निकेल और क्रोमियम का होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करते हैं और फिर हमको मिल जाता है स्टेनलेस स्टील, यानी कि एक ऐसा स्टील जिसमें कोरोजन नहीं होगा। अगर हम उसमें और ज्यादा स्टिफनेस देना चाहते हैं और ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो टंगस्टन मिक्स कर देंगे, यानी कि हम आयरन, कार्बन, निकेल, क्रोमियम और टंगस्टन का होमोजेनियस मिक्सचर तैयार कर देंगे। वो एक ऐसा स्टेनलेस स्टील मिलेगा जिसमें कोरोजन तो होगा ही नहीं, साथ साथ उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बहुत अधिक हो जाएगा। अगर हम उसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए और भी मेटल्स या नॉन मेटल्स उसमें हम मिक्स करते चले जाते हैं। जैसे अगर टंगस्टन की जगह मोलिब्डेनम मिला दिया तो हमको मिल जाएगा कटिंग स्पीड, कटिंग स्टील या हाई स्पीड स्टील हमको मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर टंगस्टन की जगह हमने कोबाल्ट मिला दिया तो वो मैग्नेटिक स्टील हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जिस किसी भी तरह का मेटल या नॉन मेटल उस एलॉय में हम मिक्स करते चले जाएंगे, वो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाएगी। जनरली जो एलॉय होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से लो होता है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो अभी हम यहां पर पढ़ रहे थे एलॉय कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, तो उसके लिए बनाते हैं स्टेनलेस स्टील। ठीक उसी तरह से कॉपर का आपने देखा कि कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है, कि कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग चढ़ जाती है, ये है कॉपर का कोरोजन। तो कॉपर आर्टिकल्स को अगर कोरोजन से प्रिवेंट करना है तो हम उसके एलॉइंग करके हम ब्रास बना लेते हैं। ब्रास क्या है? एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो देखा जैसे कि आयरन पार्टिकल्स के ऊपर, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं तो उनका कोरोजन नहीं होता है,
तो अगर कॉपर में भी हम जिंक से अगर मिक्स कर दें तो उसका भी कोरोजन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एलॉय तैयार किया गया कॉपर और जिंक का, जिसका नाम है ब्रास। फिर ब्रास का कोरोजन नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, इन सभी तरीकों से हम कोरोजन को प्रिवेंट करके कोरोजन की वजह से जो हैवी लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी हो रही थी, उस हैवी लॉस को हम रोक सकते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ वो चीज़ें जहाँ पर मेटल्स का यूज़ हुआ है और जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ में आती हैं। इन सभी मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ किया गया है। अभी हमने पढ़ा कि कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए हम आयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, एनोडाइजिंग, मेटल प्लेटिंग बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड एलॉइंग जैसे मेथड्स यूज़ करते हैं। पर कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा यह डिपेंड करता है कि वह सिचुएशन क्या है। हर जगह हर मेथड सूटेबल नहीं होता है। जैसे कि यूटेंसिल्स अगर बनाने हैं तो वहाँ पर स्टेनलेस स्टील यानी कि एलॉइंग का यूज़ होगा। मशीन पार्ट्स में जनरली आयलिंग, ग्रीसिंग का प्रयोग किया जाता है, या फिर मशीन पार्ट्स को बनाने के लिए एलॉइंग का यूज़ किया जाता है। जबकि घरों में जो फर्नीचर वगैरह यूज़ होते हैं वहाँ पर पेंटिंग जैसे मेथड का यूज़ किया जाता है। कहने का सेंस ये है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए जाते हैं। तो यहां पर हमारा कोरोजन चैप्टर भी फिनिश होता है और कोरोजन टॉपिक फिनिश होने के साथ साथ जो चैप्टर 3 था साइंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वह भी फिनिश होता है। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे चैप्टर को बिल्कुल शुरू से अंत तक वर्ड टू वर्ड, कॉमा बाय कॉमा आप उसको पढ़ें, इंपॉर्टेंट थिंग्स को अंडरलाइन करें और हर लाइन से किस किस तरह के क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं आप क्वेश्चंस अराइज करें और उन क्वेश्चंस के क्या पॉसिबल करेक्ट आंसर होंगे आप वो आंसर भी प्रिपेयर करें। साथ साथ चैप्टर के बुल बॉक्स क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस को भी आप बनाएं, उनको भी आप प्रैक्टिस करें। और अगर हाँ कहीं भी किसी तरह की कोई डाउट या कंफ्यूजन अराइज होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।